और वो कंक्लूजन क्या है कि व्हेन देयर इज डिसोसिएशन, व्हेन देयर इज डिसोसिएशन, जैसे हमने KCl का केस डिस्कस किया, ऑफ सॉल्यूट इनटू आयंस, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value. KCl को हमने 1 मोल एज्यूम किया था, लेकिन डिसोसिएशन के बाद अगर हमने 1 मोल K पॉजिटिव कर दिया, 1 मोल Cl कर दिया, तो 74.5 की जगह वो 37.25 ग्राम्स रह गया। तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास से लोअर वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना। ये चीज़ लिखी है हमने। तो ये तो थी KCl की बात, एक ऐसा आयनिक कंपाउंड जो क्या कर जाता है, डिसोशिएट कर जाता है वाटर में, ठीक है। अब एक एग्जाम कर लेते हैं एसोसिएशन की, ठीक है ना। अब हमने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था ना कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें ही हम तब से पढ़ते आ रहे हैं इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, +1 में भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH, ठीक है। ये CH3COH की बात करते हैं। अगर हमने इसको बेंजीन में डाला है ना तो ये डाइमर बना लेगा, और ये कैसा डाइमर बनाता है, लेट अस लुक लाइक, ठीक है। ये है एक एसिटिक एसिड, क्या किया, CH3C⋯OH ऐसे खोल के लिख दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। और 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ डाइमर बनाते हैं, और वो डाइमर कैसा होता है, लेट अस सी, वो ऐसा होता है CH3C⋯O, O और H। ये जो डॉटेड लाइन है ना, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस थिंग यहाँ पे जो, अब ये डाइमर बन गया एसिटिक एसिड का। और ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का डाइमर कब बनता है, बेंजीन मॉलिक्यूल में। जब हम बेंजीन जैसे मॉलिक्यूल में एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो एक डाइमर बन जाता है। KCl में क्या होता है, डिसोसिएशन, KCl एक एंटाइटी थी वो आयंस में टूट गई इन वाटर, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसमें क्या हुआ, एक एंटाइटी थी वो 2 एंटाइटीज थी वो एक बन गई, डाइमर बना लिया उन्होंने, ठीक है। तो एसोसिएशन हो गई है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, लेट अस राइट डाउन दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, डाइमराइज, डाइमर बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। देखो ये 1 मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन्होंने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या बना लिया, डाइमर, ठीक है ना। डाई मीन्स 2, डाइमराइज इन बेंजीन, बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में ये क्या करेंगे, सॉल्यूट के एसिटिक एसिड, सॉल्वेंट इज बेंजीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। आई एम राइटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज H बॉन्डिंग, ओके। अब ये होता क्यों है, दिस हैपन्स इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। +2 का चैप्टर कर रहे हैं हम, +2 के फिजिक्स में चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम किसी भी सॉल्वेंट का देखें, वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो 2 स्पीशीज़ को कितना दूर, 2 आयंस को या 2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से, सेम तरह के मॉलिक्यूल्स को दूर कितना कर सकता है, सेपरेट कितना कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो है तो आयंस एक दूसरे के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आके डाइमर बना लिया, तो सॉल्वेंट उनको अलग नहीं कर सका, तो उसका मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो है, ठीक है। तो लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट्स में क्या होता है, डाइमराइजेशन हो जाती है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होता है, अगर जो हम इथेनोइक एसिड वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, इन दिस केस द नंबर of particles is reduced, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 70 है तो वो 35 बन जाएंगे, ठीक है ना, ड्यू टू
डाइमराइजेशन के कारण वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो गई है, एसोसिएशन। KCl के केस में डिसोसिएशन हुई थी, यहाँ पे क्या हुई है, एसोसिएशन। अब देखो अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डाइमर बना लेती है बेंजीन के अंदर, तो डेल्टा TB और डेल्टा TF वैल्यू जो इथेनोइक एसिड की वो नॉर्मल वैल्यू से हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। डेल्टा TB या डेल्टा TF जो है नॉर्मल वैल्यू से हाफ हो जाएगी, क्योंकि हमने जो अगर 4 मोल्स थे वो 2 बन गए, तो 4 का हाफ इज 2। डिसोसिएशन जो KCl वाला केस था उसमें हमने क्या किया, 1 को 2 बना दिया। 1 मोल KCl डाला था सॉलिड स्टेट में, वाटर में डालने के टाइम 1 मोल K अलग हो गया, 1 मोल Cl अलग हो गया, तो वो 2 मोल्स बना दिए। यहाँ पे अगर हमने 4 लिया है तो डाइमर बनने के कारण वो 4 2 बन गए, तो डेल्टा TB और डेल्टा KF की वैल्यू हाफ हो जाएगी देन द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो जो मोलर मास होगा वो ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ना, तो मोलर मास किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ऐसा मोलर मास जो है वो या तो हाइयर होगा या लोअर होगा। देखो KCl के केस में जो मोलर मास है वो लोअर था डिसोसिएशन के केस में। एसिटिक एसिड के केस में क्या होगा, एसोसिएशन जब होगी तो मोलर मास क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। व्हेन देयर इज एसोसिएशन of solute, the experimentally I will write exp dot, okay, the experimentally determined molar mass will be twice the expected value। अगर हम इथेनोइक एसिड वाली बात करें, ठीक है ना, तो ऐसे जो मोलर मासेस होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड वैल्यू से या तो हायर या तो लोअर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मासेस, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं सच अ मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। सच अ मोलर मास दैट इज ईदर लोअर और higher than the expected or normal value is called, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देते हैं ताकि याद रहे, ऐसे मास को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास हमने हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज़ किया है, M2 निकाला है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला है हमने हर जगह, चाहे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें, या हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, या हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, सो हमने हर जगह मोलर मासेस यूज़ किए हैं सॉल्यूट के, ठीक है। तो एबनॉर्मल मोलर मास जब आ गया तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था वेंटहॉफ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक फैक्टर I, ठीक है ना, I फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेंटहॉफ फैक्टर, क्योंकि अगर हम एबनॉर्मल मोलर मास की बात करेंगे VAN, तो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो मोलर मास निकालने के कारण हमने यूज़ किए थे फॉर्मूलेज, उनमें भी करेक्शन लगानी पड़ेगी, क्योंकि मोलर मास चेंज हो गया, एबनॉर्मल हो गया। तो उसके लिए जो करेक्शन लगाई, उसके लिए हमें साइंटिस्ट वेंटहॉफ फैक्टर थे, केमिस्ट थे, उन्होंने I फैक्टर दिया, जिसको बोला वेंटहॉफ फैक्टर, किसके लिए, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ, टू अकाउंट फॉर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन को अकाउंट करने के लिए, अब नॉर्मल मोलर मैसेज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वेंटहॉफ फैक्टर लगाया गया। अब वेंटहॉफ फैक्टर निकलता कैसे है, हम उसके कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। ये 3 तरीके से वेंटहॉफ फैक्टर निकल सकता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहला वेंटहॉफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, मोलर मास के कॉन्टेक्स्ट में क्या करो, नॉर्मल जो मोलर मास है सॉल्यूट का
उसको डिवाइड कर दो जो हमने एबनॉर्मल मोलर मास निकाला है उससे, जब भी उसकी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर आई, ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो दूसरा मेथड क्या है आई निकालने का? क्या कर दो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। This is the second method to calculate Van't Hoff factor, which is I. Okay. So उसके बाद I को निकालने का एक और तरीका भी है हमारे पास, ठीक है। This was in context of molar mass. This was in context of observed colligative properties and calculated colligative property. So जो third method है that is in context of number of moles. So what is the third method? What you have to do is to divide total number of moles of particles after एसोसिएशन या डिसोसिएशन, दैट डिपेंड्स कि हमारा सॉल्यूट कैसा है, आयनिक कंपाउंड है डिसोशिएट करेगा या कोवलेंट कंपाउंड है जो कि डाइमर बना सकता है या एसोसिएशन करेगा, ठीक है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मिलते हैं उनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक है। सो आई विल राइट NO डॉट फॉर नंबर, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, ठीक है। दिस इज द थर्ड वे टू कैलकुलेट द वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। दिस इज आई। सो वी हैव 3 different ways to calculate I with 3 different contexts. First of molar mass, second of colligative property, and third is of number of moles, okay. And how do we calculate experimentally determined molar mass and calculative colligative properties? That is obtained by assuming that the non-volatile solute is neither associated nor dissociated. Means KCl है तो अगर हमने उसका मोलर मास निकालना है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है या कैलकुलेटेड मोलर मास निकालना है, तो वो बिना उसकी डिसोसिएशन निकाल लिए हुए निकालेंगे। और अगर एसिटिक एसिड का देखना है तो बिना उसकी एसोसिएशन देखे हुए निकालेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। अगर एसोसिएशन हो रही है तो आई विल बी लेस देन यूनिटी, ठीक है। अब वेंट हॉफ फैक्टर हमें किस किस केस में क्या क्या चीज़ें देगा, हमें वो सब भी डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास एसोसिएशन हो रही है, ठीक है, लेट अस राइट इट डाउन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इन केस ऑफ एसोसिएशन, मॉलिक्यूल्स अगर डाइमर की तरह एसोसिएट हो रहे हैं, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर आई इज लेस देन यूनिटी, 1 से कम होगी वैल्यू वेंट हॉफ फैक्टर की, ठीक है। और डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन जब मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाता है, आई की वैल्यू क्या होगी, एनी आंसर्स, एनी गेसेस? इट विल बी ग्रेटर देन यूनिटी, इट इज ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से ज़्यादा होगा डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I
फॉर एक्वस KCl, जब हम KCl को एक्वस यानी वाटर में ले रहे हैं, मीन्स हम सॉल्यूशन फेज की बात कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन है एक्वस यानी KCl सॉल्यूट है वाटर, दिस इज अ सॉल्वेंट। तो इस केस में वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू जो है दैट इज क्लोज टू 2 के इक्वल होता है, ग्रेटर देन यूनिटी। डिसोसिएशन में I इज ग्रेटर देन यूनिटी ना, सो इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम इथेनोइक एसिड के केस की बात करें, I फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन वो किसके इक्वल है, नियरली 0.5, इट इज़ 0.5, ओके, इट इज़ नियरली 0.5, देखो 1 से कम। ठीक है ना, तो अब क्या होगा जब हम वेंट हॉफ फैक्टर को इंक्लूड कर देते हैं ड्यू टू अबनॉर्मल मोलर मैसेस, ठीक है, उसकी वजह से हमें फॉर्मूलेज में करेक्शन करनी पड़ेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, जो हमने मोलर मास निकालने के लिए यूज़ किए थे। ठीक है, सो इंक्लूजन ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर modifies the equations for colligative properties। colligative properties की जो equations हैं वो क्या हो जाती हैं, modify हो जाती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या करेक्शंस लगती हैं वेंट हॉफ फैक्टर के इंक्लूजन से। ठीक है ना, तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, relative lowering of vapor pressure, right? So relative lowering of vapor pressure की बात करते हैं सबसे पहले। आई होप अब तक आपको इसका इक्वेशन याद हो गई होगी, नहीं हो गई तो अभी कर लो, दोबारा से लिख रहे हैं विद सम करेक्शन विच इज़ वेंट हॉफ फैक्टर। तो relative lowering of vapor pressure पहले क्या था, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल्स टू N2 ओवर N1 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। याद आया? तो अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा जब हमने वेंट हॉफ फैक्टर इंक्लूड किया है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद I। गॉट इट? दिस इज द करेक्शन इन द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर इंक्लूजन ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। उसके बाद सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो डेल्टा TB किसके इक्वल होता था, सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। जब हम वेंट हॉफ फैक्टर इंक्लूड कर देंगे, सो व्हाट विल हैपन इज वी विल मल्टीप्लाई इट विद KB एंड M, ओके, in the elevation of boiling point colligative property. So the third colligative property which is depression of freezing point of solvent. Okay, we will write depression of freezing point. So इसकी mathematical equation क्या थी, delta TF equals to KF into M. Okay, तो वेंट हॉफ फैक्टर के इंक्लूजन से वो क्या हो जाएगा, जस्ट वी विल मल्टीप्लाई वेंट हॉफ फैक्टर विद KF एंड M. ओके, एंड द लास्ट वन जो हमने आज ही डिस्कस की, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, उसमें क्या चेंज आएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पाई इक्वल्स टू CRT किया था हमने, पाई किसके इक्वल था, N/2 ओवर V इंटू RT, क्योंकि CRT इज इक्वल टू N/2 ओवर V। बस यहाँ पे I के साथ इंटू कर देंगे, दिस इज द करेक्शन इन ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वेंट हॉफ फैक्टर लगने की वजह से ऐसे मॉडिफाई हो जाती हैं इनकी इक्वेशंस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एबनॉर्मल मोलर मैसेज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन ऑलवेज you always feel free to write down in the comment section. I will explain you, okay? And this sums up with the chapter solutions so far. I hope आपको solutions chapter अच्छे से clear हुआ है। Do give your regular feedback, be connected, do share, subscribe and like the videos and keep commenting. Your reviews and feedbacks is very important,
Okay, so the solution chapter is over. Now from the next time we'll be starting with the new chapter. Okay students, have a nice day. Thank you.